हिंदी। शक्तिशाली कौशल। बिना और अधिक समय बर्बाद किए अजाक्स ने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ अपने वंश का प्रयोग किया। जैसे ही उसने इसे सक्रिय किया, उसके चारों ओर का आभामंडल बदल गया और उसकी शक्ति दोगुनी बढ़ गई। अब देखते हैं कि तुम नीच राक्षस क्या कर सकते हो। NO वेल बी जन डॉट सी ओम। अजाक्स उनका मजाक उड़ाता रहा और उसके चेहरे पर मुस्कान बढ़ती गई। न केवल उसकी शक्ति बढ़ी, बल्कि तात्विक आत्माओं और आत्मिक जानवरों की शक्ति भी बढ़ गई। वुकलेनिस और बेन ने और अधिक समय बर्बाद नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि उन्हें जो बढ़ावा मिला था वह केवल सीमित समय के लिए था, और वे बहुत स्पष्ट रूप से जानते थे कि उन्हें बढ़ावा समाप्त होने से पहले अपना लक्ष्य पूरा करना होगा। अग्नि क्षुद्रग्रह। बूम बूम। वुल्केनिस ने अपने अग्नि क्षुद्रग्रह का उपयोग किया, जो पहले की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था, और एबिसल बीस्ट देव वंश से प्राप्त प्रोत्साहन के साथ क्षुद्रग्रहों की संख्या भी दोगुनी हो गई थी। इससे पहले कि दानव सेनापति कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, अग्नि क्षुद्रग्रह उस पर टूट पड़े और उसे उड़ा दिया। मैं अपनी पहली कुशलता से तुम्हें खत्म कर दूंगा। यद्यपि वह अग्नि क्षुद्रग्रहों द्वारा नष्ट कर दिया गया था, फिर भी वोल्केनिस को यह आभास हो गया था कि दानव जनरल अभी भी नहीं मरा है। इसलिए एक विचार के साथ उसने गंभीर रूप से घायल दानव जनरल से कहने से पहले अपने पहले कौशल के साथ एक आग का गोला बुलाया। वोल्केनिस के सामने का आग का गोला पहले की तुलना में पूरी तरह से अलग था। जब अजाक्स ने वोल्केनिस के साथ अनुबंध किया, तो उसका आग का गोला नारंगी रंग का था। हालांकि अपनी ताकत बढ़ाने और कमांडर क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वह आग का गोला हल्के बैंगनी रंग में बदल गया। अब नरक सेरबेरस के साथ लड़ाई के बाद आग का गोला काले घेरे में बदल गया। स्वूश एड्स बाय पब फ्यूचर। राक्षस सेनापति से अपनी बात कहने के बाद काले रंग का अग्नि गोला राक्षस सेनापति पर गिरा और उसे राख में बदल दिया। 5 तत्वीय विष। स्वूश। जहां तक बेन का प्रश्न है, उसने अपनी जहर वाली दरांती को दूर रखा और अपना नया हथियार 5 तात्विक जहर निकाला तथा उसे आने वाले राक्षस जनरल पर फेंक दिया। जहर छोड़ो, अब अपना काम करो। बेन ने अपने हाथों का प्रयोग किया तथा अपनी अंगुलियों से कुछ चिन्ह बनाए और पंचतत्वीय विष का गोला, जो हवा में था, चमकने लगा तथा आने वाले दानव जनरल को छूने के बाद हवा में गायब हो गया। दानव जनरल डर गया जब वह आने वाले गोले से बचने में असमर्थ था। हालांकि जब उसने देखा कि गायब होने से पहले गोला ने कुछ नहीं किया, तो वह हंसने लगा। तो यह आपकी शक्तिशाली चाल है। हा हा हा, मैंने सोचा। शश। फिर भी इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, राक्षस जनरल पूरी तरह से हरे रंग में बदल गया और उसका शरीर विघटित होकर नष्ट हो गया। हाँ, यह मेरी शक्तिशाली चाल है। बेन ने अपना सिर हिलाया और अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। स्वूश। तात्विक आत्माओं की तुलना में अनुबंधित आत्मिक जानवर और भी अधिक लाभप्रद स्थिति में थे, क्योंकि तात्विक आत्माओं के विपरीत उनकी युद्ध क्षमता में 3 गुना वृद्धि हुई। जज 3 आत्मिक जानवरों में से 2 पूंछ वाला लिंक्स सबसे भयंकर था, क्योंकि वह बिजली तत्व से संबंधित था। स्वूश। ये बिजली की गति से चलता था और इसका शरीर बिजली की चिंगारी से भरा हुआ था, जिससे इसके चुने हुए राक्षस जनरल की कुछ ही चालों में मौत हो जाती थी। गर्जन एड्स बाय पब फ्यूचर। जहां तक 2 अग्नि नरक आत्मिक जानवरों की बात है, तो उनके पास लिंक्स की गति नहीं है, तथापि उनकी आक्रमण शक्ति लिंक्स के समान ही है। अपनी युद्ध क्षमता में 3 गुना वृद्धि होने के बाद उन्होंने तुरंत कुछ कौशल का प्रयोग किया, जिससे उनके शरीर पर काली और लाल लपटें काफी हद तक तीव्र हो गईं। दोनों नरक आत्मिक जानवरों में ज्वाला के रंग में परिवर्तन के अलावा उनकी आक्रमण शैली और उनके अपने अपने राक्षस जनरलों को मारने का तरीका भी एक जैसा ही था। ये सभी घटनाएं उसी समय घटित हुई जब अजाक्स ने अपनी वंश परंपरा को सक्रिय किया। आखिर यहाँ क्या हुआ? मुख्य दानव जनरल को तो इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अभी क्या हुआ था, क्योंकि यह सब कुछ ही सेकंड में हुआ था और वह ठीक से देख सकता था कि उसके अधीनस्थ कैसे मर गए थे। क्या ये खत्म हो गया है? न केवल मुख्य दानव जनरल, बल्कि अजाक्स भी यह विश्वास नहीं कर सका कि उसकी तात्विक आत्माएं और अनुबंधित आत्मिक जानवर इतने शक्तिशाली थे, और उसे अपने आह्वान पर गर्व महसूस हुआ। डिंग। मेजबान के आह्वान पर एक राक्षस जनरल को मार डाला। प्रकृति के सार की 1000 इकाइयां प्राप्त हुई। डिंग। मेजबान के आह्वान पर एक राक्षस जनरल को मार डाला। प्रकृति के सार की 1000 इकाइयां प्राप्त हुई। डॉट 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 डॉट। इसी समय 4 सिस्टम नोटिफिकेशन उसके सिर में गूंजते रहे, जिन्हें अजाक्स ने हल्के में लिया। डिंग एड्स बाय पब फ्यूचर। मेजबान के आत्मिक जानवर 2 पूंछ वाले लिंक्स ने अपने लक्ष्य को मारने के लिए बिजली के हमले का प्रयोग किया। डिंग। मेजबान के आत्मिक जानवर काले और लाल नरक आत्माओं ने अपने लक्ष्यों को मारने के लिए ज्वाला उन्माद का प्रयोग किया। हालांकि जल्द ही 2 और सिस्टम नोटिफिकेशन उसके दिमाग में आए, जिन्हें अजाक्स ने ध्यान से देखा और अपना सिर हिलाया।
क्योंकि वह जानता था कि ये आत्मिक जानवरों की शक्तिशाली कुशलताओं में से एक थी और वह चुपचाप उन कुशलताओं के बारे में सोचता था। डिंग। कौशल का नाम, बिजली हमला। कौशल विवरण, आत्मा जानवर बिजली की चिंगारी से घिरा होगा और इसकी हमला करने की शक्ति और गति 5 मिनट के लिए दोगुनी हो जाएगी। डिंग। कौशल का नाम, फ्लेम फ्रेंजी। कौशल विवरण, जब किसी आत्मिक जानवर द्वारा इसका उपयोग किया जाता है तो आत्मिक जानवर का शरीर पूरी तरह से उसकी प्राकृतिक लपटों से ढक जाएगा और उसकी युद्ध क्षमता 5 मिनट के लिए 2 गुना बढ़ जाएगी। ये दोनों कौशल अपने तत्वों को छोड़कर बिल्कुल समान दिखते हैं, अजाक्स ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि उसके दिमाग में ये दोनों कौशल याद आ रहे थे और वह धीरे धीरे मुख्य दानव जनरल की ओर चला गया। तो यह आपकी टीम की शक्ति है। उतनी शक्तिशाली नहीं जितना मैंने सोचा था, अजाक्स ने मुख्य दानव जनरल का मजाक उड़ाया, जब वह चलना बंद कर दिया और अपने आह्वान द्वारा मारे गए दानव जनरलों की राख के ढेर को देखने लगा। राख के ढेर के बीच संबंधित राक्षस जनरलों के स्वर्गीय राक्षसी हथियार जमीन पर पड़े थे। आप कौन है? अचानक ब्लैक यती के शरीर के प्रति उसका पिछला लालच गायब हो गया, क्योंकि उसे लगा कि अजाक्स उसका दुश्मन नहीं था जिसे वह अपनी ताकत से मार सकता था। उसने अपने आसपास की स्थिति को देखा और हकलाते हुए अजाक्स से पूछा, मैं कौन हूं? वही जो तुम्हें मारने वाला है। अजाक्स ने मुख्य दानव जनरल का मजाक उड़ाया और हंसा। उसका आह्वान पहले से ही बहुत शक्तिशाली है और मुझे आश्चर्य है कि वह कितना शक्तिशाली है। मुख्य दानव जनरल ने अजाक्स को देखा और सोचना जारी रखा, इसलिए यही कारण है कि जब मैंने उसे देखा तो मेरे दिल में एक बुरा पूर्वाभास महसूस हुआ। अंततः उसे अपने बुरे पूर्वाभास का कारण समझ में आ गया जो शुरू से ही उसके दिल में था। मुझे किसी भी कीमत पर यहां से भागना है और राक्षस राजा को इस युवक के कब्जे में मौजूद महान राक्षस के बारे में बताना है। अजाक्स द्वारा उसकी ओर बढ़ाए गए प्रत्येक कदम के साथ मुख्य राक्षस जनरल को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका दिल बाहर आने वाला है। इसके अलावा उसने यहां से भागने के बाद अपने राक्षस राजा को काले यति के बारे में बताने के बारे में भी सोचा। स्वूश। एक क्षण प्रतीक्षा करने के बाद मुख्य दानव सेनापति एक विशिष्ट दिशा की ओर दौड़ा, जिसके बारे में उसे पूरा विश्वास था कि वह यहां से भाग जाएगा। गुप्त तकनीक पत्थर। अजाक्स पहले से ही मुख्य दानव जनरल की इस तरह की चाल का अनुमान लगा रहा था और वह इसके लिए तैयार था और उसका उपहास उड़ा रहा था। बादल कदम। पूर्ण अंधकार। बिना किसी देरी के अजाक्स ने अपनी पूरी तरह से समन्वित कौशल का उपयोग किया और मुख्य दानव जनरल के सामने प्रकट हुआ, जिसने केवल कुछ ही कदम उठाए थे। जैसे ही उसने मुख्य दानव जनरल पर दुष्वप्न कौशल का प्रयोग किया, उसे चक्कर आने लगा और वह घुटनों के बल गिर पड़ा। यद्यपि वह सर्वोच्च सामान्य क्षेत्र में था, फिर भी मुख्य दानव जनरल पूर्ण अंधकार से बच नहीं सका, जिसे अजाक्स के वंश द्वारा भी बढ़ावा मिला था। जब तुमने सोचा कि तुम यहां से भाग सकते हो तो तुम सपना देख रहे हो। हाँ, अजाक्स ने दानव जनरल की ओर देखा, जो अपना सिर पकड़ रहा था। हालांकि उसके मुंह से कोई दर्दनाक आवाज नहीं आई, जैसे कि यह उसे ज्यादा प्रभावित नहीं कर रहा था। ऐसा लगता है कि वह मेरी सोच से कहीं अधिक शक्तिशाली है। अजाक्स को पहले से ही पता था कि सबसे शक्तिशाली दानव जनरल उसके पूर्ण अंधकार कौशल से तुरंत नहीं मरेंगे। वैसे भी वह अपनी वर्तमान स्थिति में वापस नहीं लड़ सकता। अजाक्स ने मुख्य दानव जनरल को देखने से पहले अपने दाहिने हाथ को देखा, जिसने अजाक्स को दयनीय भाव से देखा। NOWELLBEJAN.com। यद्यपि दानव जनरल ने दर्दनाक आवाजें नहीं निकाली, फिर भी वह बहुत दर्द में था और बड़ी मुश्किल से उसे नियंत्रित कर पा रहा था और उसने अजाक्स की ओर ऐसे देखा जैसे वह अपनी जान की भीख मांग रहा हो। जैसे ही उसने अपने दाहिने हाथ की ओर देखा, वह काले रंग में बदल गया और किसी राक्षस के हाथ जैसा दिखाई देने लगा। तुम जीना चाहते हो? अजाक्स ने अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान दिखाए और धीरे से अपना दाहिना हाथ मुख्य दानव जनरल की ओर बढ़ाया और कहा, अगर तुम मुझे कुछ मूल्यवान दोगे तो मैं तुम्हारे दर्द को दूर करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। चूंकि मैं एक अच्छा आदमी हूँ, इसलिए मैं ये सौदा कर रहा हूँ। इसलिए इस मौके को हाथ से जाने मत देना। अजाक्स ने अपना राक्षसी पंजा मुख्य दानव जनरल के चेहरे पर रखा और मुख्य दानव जनरल को एक सौदा पेश करते हुए धीरे से एक छोटा सा कट लगाया। हाँ, मैं ऐसी जानकारी दूंगा जिससे आपको महान श्रेणी का हथियार प्राप्त करने में मदद मिलेगी। जैसे ही मुख्य दानव जनरल ने अजाक्स के शब्द सुने, उसकी आंखें चमक उठी और पूर्ण अंधकार से दर्द को सहन करते हुए तुरंत उत्तर दिया। पूर्ण अंधकार के बार बार प्रयोग के बाद अजाक्स इसमें लगभग निपुणता के स्तर पर पहुंच गया था और अब वह अपने प्रतिद्वंद्वी को होने वाली परेशानियों को भी नियंत्रित कर सकता था। उदाहरण के लिए, इस वर्तमान मामले में अजाक्स ने मुख्य दानव जनरल को अपना प्रस्ताव सुनने की अनुमति दी, अन्यथा मुख्य दानव जनरल के लिए अजाक्स के शब्दों को सुनना संभव नहीं था। एक महान श्रेणी का हथियार।
अजाक्स ने अपनी भौहें उठाई क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने खड़ा दानव जनरल इतना काया था और वह सीधे तौर पर एक महान श्रेणी के हथियार के बारे में जानकारी दे रहा था। वास्तव में अजाक्स को उम्मीद नहीं थी कि मुख्य दानव जनरल उसे कुछ देगा, क्योंकि वह उसे मारने से पहले कुछ समय के लिए उसके साथ खेलना चाहता था। ये राक्षस जनरल बहुत काया है। मुझे लगता है कि सभी राक्षस जनरल ऐसे ही होते हैं। हाँ हाँ, अजाक्स ने मन ही मन सभी राक्षस जनरलों का मजाक उड़ाया और अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान बिखेरी। मुख्य दानव सेनापति वह था जो अपने जीवन की बहुत परवाह करता था। इसलिए अगर उसे अपना जीवन वापस पाने का मौका मिला तो वह दानव जाति को धोखा भी दे सकता था। हाँ हाँ, कृपया पहले अपना कौशल रद्द करें। मैं सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। ये देखकर कि अजाक्स उसके सौदे में दिलचस्पी ले रहा है, मुख्य दानव जनरल ने देखा कि उसके जीवन के लिए आशा थी और उसने अजाक्स से अपना कौशल रद्द करने के लिए कहा। मैं वह कौशल तभी जारी करूंगा जब मुझे जानकारी मिल जाएगी। अगर आप जानकारी नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। अजाक्स ने अपना सिर हिलाकर कौशल जारी करने के उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। यद्यपि उसे हथियार में रुचि थी, फिर भी उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। अजाक्स के चेहरे पर वह भाव देखकर मुख्य दानव जनरल अचानक चिंतित हो गया और तुरंत बोला, ठीक है, ठीक है, मुझे आशा है कि आप अपना वादा निभाएंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। मुख्य दानव जनरल को पता था कि यह जानकारी ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो उसे जीवित रख सकती थी। इसलिए उसने आखिरकार अजाक्स से अनुरोध किया कि वह अब उसके कौशल को रद्द न करे। अच्छा, अब आगे बढ़ो। अजाक्स ने अपने मौलिक आत्माओं और अनुबंधित आत्मा जानवरों को देखने से पहले अपने चेहरे पर संतुष्टि भरी नजर के साथ अपना सिर हिलाया। मुझे इसे शीघ्र ही समाप्त करना होगा तथा इस पर दावा करने के लिए आयाम की दरार में प्रवेश करना होगा। वे सभी रक्तरेखा के बूस्ट और अपने स्वयं के कौशल बूस्ट के साथ एक शक्तिशाली स्थिति में दिख रहे थे। हालांकि अजाक्स जानता था कि यह ज्यादा समय तक नहीं चलेगा और जितनी जल्दी हो सके इस चीज को खत्म करना चाहता था। मेरे पास एक हथियार को महान श्रेणी का बनाने की एक गुप्त तकनीक है। मुख्य दानव जनरल ने एक लंबी सांस ली और एक महान श्रेणी का हथियार कैसे प्राप्त किया जाए, इसके बारे में बताना शुरू किया। क्या हथियार बनाने की कोई गुप्त तकनीक? अजाक्स को झटका लगा क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं सुना था। हाँ, जब कोई हथियार स्वर्ग स्तर पर पहुंचता था तो वे अपने आसपास के वातावरण को महसूस कर सकते थे। मुख्य दानव जनरल ने पूर्ण अंधकार से होने वाले दर्द को सहन किया और धीरे धीरे समझाया। ओह, अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और दानव जनरल से पूछा, तो आप इसे साधना तकनीक कैसे सिखाएंगे? अजाक्स को हथियारों की जानकारी पहले से ही पता थी, जैसे कि जब कोई हथियार स्वर्ग ग्रेड तक पहुंचता है तो वे अपने आसपास महसूस कर सकते हैं और जब वे पौराणिक ग्रेड तक पहुंच जाते हैं तो वे अपनी हथियार आत्मा बना सकते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली बात यह थी कि जब वह हथियार पौराणिक क्षेत्र में पहुंचता था तो वे एक विशेष मानव रूप में भौतिक रूप धारण कर सकते थे, जो मनुष्यों और अन्य मानव प्राणियों की तरह बात कर सकता था। लेकिन अजाक्स को यह समझ में नहीं आया कि वह हथियार से उस गुप्त तकनीक को कैसे विकसित करवा सकता है। हालांकि इसे एक तकनीक कहा जाता है, लेकिन यह एक अपग्रेड पत्थर की तरह है। जब हम इसे किसी भी राक्षसी हथियार पर इस्तेमाल करते हैं तो उनके पास अन्य राक्षसी हथियारों को भस्म करने और अपने स्वयं के ग्रेड को बढ़ाने की शक्ति होती है। मुख्य दानव जनरल का चेहरा पूरी तरह से पसीने से ढका हुआ था, साथ ही काला खून भी था जो पहले अजाक्स द्वारा किए गए कट से बह रहा था। तो अब आप कह रहे हैं कि आपके पास वह तथाकथित गुप्त तकनीक पत्थर है? अजाक्स को अंततः सब कुछ समझ में आ गया और उसने मुख्य दानव जनरल से इसके बारे में पूछा। ठीक उसी तरह जैसे एक अपग्रेड पत्थर सीधे एक हथियार के ग्रेड को बढ़ा सकता है, हालांकि यह कभी कभी विफल हो सकता है। मुख्य दानव जनरल जिस गुप्त तकनीक के बारे में बात कर रहा था वह स्वर्ग ग्रेड और किंवदंती ग्रेड के बीच की बाधा को दूर कर सकता है और अन्य राक्षसी हथियारों का उपभोग करके यह अपने स्तर को पौराणिक ग्रेड तक बढ़ा सकता है। हाँ, पूरे दानव जगत में इन गुप्त तकनीक पत्थरों में से 5 से अधिक नहीं है। इसलिए मुझे आशा है कि आप मुझे अपने इस कौशल से मुक्त कर सकते हैं। मुख्य दानव जनरल ने अजाक्स से अनुरोध करते हुए अपने चेहरे पर एक पीड़ा भरी मुस्कान प्रकट की। जरूर, जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं तुम्हें इस कौशल से मुक्त कर दूंगा। और अब पत्थर कहाँ है? मुख्य दानव जनरल के विपरीत अजाक्स ने अपने चेहरे पर एक खुश मुस्कान प्रकट की और पत्थर के बारे में पूछा। राक्षसी हथियार एन्चांस क्रिस्टल। उन्होंने इसे तुरंत अजाक्स को नहीं दिया, बल्कि वे कुछ देर तक हिचकिचाते रहे क्योंकि अजाक्स के बारे में उनके मन में अभी भी कुछ संदेह थे। क्या होगा यदि वह अपना वादा पूरा न करे? उसके मुख्य दानव जनरल के दिमाग में यही एक विचार था। क्या तुम इसे दे रहे हो या मैं तुम्हें मारकर इसे ले लूं? हिचकिचाते हुए दानव जनरल की ओर देखते हुए अजाक्स ने चेहरे पर झुंझलाहट भरे भाव के साथ पूछा।
यदि अजाक्स उस पत्थर को लेना चाहता तो उसे मारकर उसके हाथ से अवश्य ले सकता था। हालांकि अजाक्स का अभी भी मुख्य दानव जनरल के साथ कुछ उपयोग था। ये सही है। अजाक्स ये जानना चाहता था कि दानव सेना अचानक ज़ोरोचेस्टर प्रांत पर हमला क्यों कर रही थी, और वह ये भी पूछना चाहता था कि उनके 10 सदस्यों का समूह शापित रसातल में क्या कर रहा था। मुझे इस गुप्त तकनीक के पत्थर के साथ काम खत्म करने दो और उसके बाद मैं उससे पूछताछ करूंगा। अजाक्स ने चुपचाप अपने मन में सोचा और मुख्य दानव जनरल द्वारा उसे काले रंग का पत्थर देने की प्रतीक्षा करने लगा। यहाँ वह ज्यादा देर तक हिचकिचाए बिना अपना हाथ अजाक्स को देने के लिए आगे बढ़ा दिया, क्योंकि मुख्य दानव सेनापति जानता था कि यदि उसने पत्थर नहीं दिया तो उसके सामने वाला मानव उसे मारकर बिना अधिक कठिनाई के पत्थर ले सकता है। अच्छा, एड्स बाय पब फ्यूचर। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और काले रंग का पत्थर अपने हाथों में ले लिया। डिंग। आइटम का नाम, राक्षसी हथियार बढ़ाने क्रिस्टल। उपयोग, ये केवल एक ही राक्षसी हथियार हो सकता है और वह हथियार अपने ग्रेड को बढ़ाने के लिए अन्य राक्षसी हथियारों को अवशोषित करने की क्षमता प्राप्त करता है। नोट, इसका प्रयोग केवल राक्षसी हथियारों पर ही किया जा सकता है। जैसे ही उसने ध्यान से देखा, उस काले रंग के पत्थर के बारे में पूरी जानकारी उसके सामने आ गई। तो इसे राक्षसी हथियार संवर्धन क्रिस्टल कहा जाता है। अजाक्स ने धीरे से होलोग्राफिक स्क्रीन पर उपयोग और नोट को देखा और अपना सिर हिलाया। चूंकि मैंने तुम्हें पत्थर दे दिया है, तो क्या अब तुम मुझे जाने दोगे? अजाक्स के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान देखकर मुख्य दानव जनरल ने धीरे से अजाक्स से पूछा, जल्दी क्या है? मुझे इस पत्थर का परीक्षण करने दो। कौन जानता है कि यह असली है या दोषपूर्ण पत्थर है? अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और मुख्य दानव जनरल को जवाब दिया। हालांकि अजाक्स जानता था कि उसके हाथ में जो पत्थर है वह असली है। वह नहीं चाहता था कि मुख्य दानव सेनापति यहां से चला जाए, इसलिए उसने आसपास के माहौल को देखते हुए समय को खींचा। लानत है, मुझे लगता है कि वह मुझे जाने देगा। मुझे मर जाना चाहिए था और पत्थर के बारे में जानकारी नहीं देनी चाहिए थी। फिर उसके पास मेरी स्पेस रिंग खोलने का कोई रास्ता नहीं होगा। अंततः उसके चेहरे पर खेद झलक उठा, क्योंकि उसने निष्कर्ष निकाला कि अजाक्स अपना वादा नहीं निभाने वाला है। हालांकि उसने अजाक्स को सीधे जवाब देने की हिम्मत नहीं की और अजाक्स द्वारा उसके हाथों में पत्थर के साथ प्रयोग करने की प्रतीक्षा की। कुछ देर तक अपने आसपास देखने के बाद उसकी नजर राक्षस सेनापति की राख के ढेर के बीच एक युद्ध कुल्हाड़ी पर पड़ी। ये देखते हुए कि मेरे पास एक विरासत तलवार और एक स्वर्ग ग्रेड भाला है, ये युद्ध कुल्हाड़ी हथियार बढ़ाने वाले क्रिस्टल का उपयोग करने के लिए सही विकल्प होगा। अजाक्स ने चुपचाप सोचा कि उसे किस प्रकार के हथियार का उपयोग करने की आवश्यकता है और युद्ध कुल्हाड़ी की ओर बढ़ गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। सभी राक्षसी हथियारों के बीच उसने छोटी तलवारों के बारे में सोचा भी नहीं था और बाकी हथियारों के बीच युद्ध कुल्हाड़ी एकमात्र हथियार था जो उसके पास नहीं था। जल्द ही उसने जमीन से युद्ध का कुल्हाड़ा उठा लिया। डिंग। वस्तु का नाम, राक्षसी युद्ध कुल्हाड़ी। ग्रेड, उच्च स्तरीय स्वर्ग ग्रेड। जैसे ही उसने उसे उठाया, सिस्टम ने राक्षसी हथियार के बारे में सूचना भेज दी। सिस्टम, इस राक्षसी युद्ध कुल्हाड़ी पर राक्षसी हथियार बढ़ाने वाले क्रिस्टल का उपयोग करें। हालांकि अजाक्स ने इसकी परवाह नहीं की, वह अपने हाथ में काले रंग के पत्थर को देखता रहा और मन ही मन सोचता रहा। डिंग। क्या आप राक्षसी हथियार बढ़ाने वाले क्रिस्टल का उपयोग करने में आश्वस्त है? एक बार क्रिस्टल का उपयोग हो जाने पर इसका उपभोग हो जाएगा। मैं जानता हूं, अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और सिस्टम को अपनी पुष्टि दी। डिंग। राक्षसी युद्ध कुल्हाड़ी पर राक्षसी हथियार बढ़ाने वाले क्रिस्टल का उपयोग शुरू किया जा रहा है। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें। एड्स बाय पब फ्यूचर। जल्द ही एक और सिस्टम अधिसूचना आई और एजैक्स को थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के लिए कहा। मैं अंततः अपना पहला महान श्रेणी का हथियार प्राप्त कर रहा हूं। जबकि संवर्धन प्रक्रिया चल रही थी, अजाक्स अपने विचारों में था और साथ ही उसने मुख्य दानव जनरल पर नजर रखी। मुख्य दानव जनरल के चेहरे पर पीड़ा का भाव था, क्योंकि वह धीरे धीरे अजाक्स से बच निकलने की उम्मीद खो रहा था। हालांकि उसने अभी भी पूर्ण अंधकार के दर्द को सहन किया और अजाक्स द्वारा अपना वादा पूरा करने की प्रतीक्षा की। क्या उसने गुप्त तकनीक पत्थर का उपयोग ऐसे ही किया? ये कैसे संभव है? जब उसने देखा कि कैसे राक्षसी हथियार बढ़ाने वाला क्रिस्टल राक्षसी युद्ध कुल्हाड़ी के साथ एकीकृत होता है, तो मुख्य दानव जनरल हैरान रह गया और आखिरकार उसे लगा कि अजाक्स और भी अधिक शक्तिशाली था और उसने सोचा, आखिर वह कौन है और उसके पास इतनी सारी रहस्यमयी चालें और कौशल क्यों है? मुख्य दानव जनरल अपने मन में सोचता रहा, क्योंकि अब जब उसने अजाक्स को देखा तो उसे और भी अधिक चिंता होने लगी। इस क्षण उसे अंततः महसूस हुआ कि अजाक्स से बचने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है।
जबकि अजाक्स कहीं शापित रसातल में युद्ध कुल्हाड़ी को बढ़ाने में व्यस्त था। तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? एक क्रूर राक्षस शापित रसातल में कुछ खोज रहा था और उसके चेहरे पर झुंझलाहट भरा भाव था। वह अत्यंत क्रूर दिख रहा था और उसके चेहरे पर अहंकार का भाव था और कोई नहीं जानता कि यह जन्मजात अहंकारी भाव था या धीरे धीरे विकसित हुआ। वह अपने हाथ में एक लंबा भाला लिए हुए अपनी खोज जारी रखे हुए था। इससे पहले कि गिल्ड मास्टर मेरी राक्षस सेना के तीसरे बैच को मार डाले, मुझे आयामी दरार के प्रवेश द्वार को खोजने की जरूरत है, राक्षस ने धीमी आवाज में कहा और जारी रखा, ओह, मैंने थोड़ा अधिक निवेश किया है और अगर मैं आयामी दरार का दावा नहीं कर सकता तो मैं रहूंगा नहीं, मैं इतिहास में सबसे कमजोर राक्षस राजा बन जाऊंगा। ये सही है। वह दानव राजाओं में से एक था और पहले वही था जिसने गिल्ड मास्टर से मुलाकात की थी और उसके साथ अलग होने से पहले उसके साथ शब्दों का आदान प्रदान किया था। NOWELLBEJAN.com। राक्षस जगत में राक्षस राजाओं की शक्ति दो चीजों से मापी जाती थी। एक तो उनकी अपनी ताकत और दूसरी उनकी राक्षस सेना की ताकत। यदि राक्षस सेना की ताकत कम होती तो वह नियमित रूप से आयोजित होने वाली किसी भी महत्वपूर्ण बैठक में अपनी बात नहीं रख पाता। आयामी दरार के लिए छठे दानव राजा ने अपनी राक्षस सेना का 20% भेजा और वह जानता था कि यह नष्ट हो जाएगा, हालांकि अगर उसे एक आयामी दरार मिल गई तो यह इसके लायक था। अचानक दानव राजा ने अपनी भौहें उठाई क्योंकि विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाए। आंतरिक हड़ताल। मेरी योजनाओं में बाधा डालने की हिम्मत कौन कर सकता है? क्या वह आप है, गिल्ड मास्टर? नहीं, मैं उसे महसूस नहीं कर सकता। ये निश्चित रूप से वह नहीं है। कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करने के बाद उसने अपनी आंखें खोली और अजाक्स और मुख्य दानव जनरल की दिशा में देखा और क्रोधित भाव से बुदबुदाया। कुलीन टीम लीडर को छोड़कर उसकी पूरी टीम नष्ट हो जाती है। सभी राक्षस राजाओं ने अपनी अपनी विशिष्ट टीमों पर अपने आत्मिक चिन्ह लगा दिए ताकि वे अपने स्थानों का पता लगा सके और उन टीमों को आपातकालीन मिशन दे सके जो उनके सबसे निकट थी। दानव दुनिया से बाहर आने से पहले उसके अधीन सबसे करीबी कुलीन टीम वह टीम थी जिसे अजाक्स ने नष्ट कर दिया था। उनका काम उसे आयाम दरार के प्रवेश द्वार को खोजने में मदद करना था। तुम जो भी हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा क्योंकि तुमने मेरी कुलीन टीमों की हत्या की है और मुझे आयामी दरार के प्रवेश द्वार को खोजने में बाधा पहुंचाई है। राक्षस राजा ने उस जगह से गायब होने से पहले कुछ कहा। उसके गायब होने के साथ ही भूमि पर एक निशान बन गया जो उस दिशा की ओर बढ़ रहा था जिस दिशा में अजाक्स राक्षसी युद्ध कुल्हाड़ी को बढ़ा रहा था। राक्षस राजा ने जिस कुलीन टीम को आयामी दरार के प्रवेश द्वार को खोजने का मिशन सौंपा था वह उसके अधीन सबसे कम शक्तिशाली कुलीन टीमों में से एक थी। एक विशेष कारण था कि उसने अपने अधीन शक्तिशाली अभिजात वर्ग की टीम का उपयोग नहीं किया क्योंकि यह निश्चित रूप से अन्य राक्षस राजाओं को सतर्क कर देगा और अगर उन्हें आयामी दरार के बारे में पता चल जाएगा तो वे इसके स्वामित्व का दावा करने के लिए कुछ भी करेंगे। इसलिए उन्होंने केवल सबसे कमजोर टीमों में से एक को चुना और वह उनके अधिक करीब थी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि वे कुलीन सामान्य क्षेत्र साधकों के खिलाफ भी पूरी तरह से असहाय नहीं थे। हालांकि अब उस कुलीन टीम के नेता को छोड़कर टीम में हर कोई मर गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बस एक मिनट रुको, मैं तुम्हारे साथियों का बदला लूंगा और तुम्हें बचाऊंगा। राक्षस राजा, जो अपनी सबसे तेज गति से भाग रहा था, चुपचाप अपने मन में सोचने लगा। उसकी गति इतनी तेज थी कि उसके पैरों के नीचे की जमीन पर निशान पड़ गए। ... शापित जंगल के मध्य भाग में सभी भाड़े के सैनिक पीछे हट जाओ। अपनी मृत्यु तक राक्षसों से लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब उसने देखा कि भाड़े के सैनिकों और राक्षसों के बीच लड़ाई एक नुकसानदेह स्थिति में थी तो पुराने गिल्ड मास्टर ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत सभी भाड़े के सैनिकों को पीछे हटने का आदेश दिया। NOWELLBEJAN। लानत है, शाही परिवार के सहायक सैनिक कहाँ है? क्या इसका मतलब यह है कि वे भी चाहते हैं कि मेरे भाड़े के सैनिकों के समूह के साथ साथ सभी भाड़े के सैनिक भी ज़ोरोचेस्टर प्रांत की रक्षा करते हुए मर जाएं? शाही परिवार के बारे में सोचते हुए गिल्ड मास्टर ने अपने हाथ भींच लिए। उसके सामने 100 से अधिक सैनिक खड़े थे जो बुरी तरह थके हुए लग रहे थे और थोड़ा आराम करने के अलावा कुछ नहीं चाहते थे। इसलिए गिल्ड मास्टर ने उन्हें पीछे हटने का आदेश देने में कोई संकोच नहीं किया। हम भाड़े के सैनिक इस ज़रोचेस्टर प्रांत के सैनिक नहीं हैं। इसलिए शाही परिवार के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की कोशिश मत करो। बस थोड़ा आराम करो और हम एक बार फिर हमला करेंगे। हालांकि मैं अपने भाड़े के सैनिकों की एक भी मौत नहीं चाहता। क्या तुम समझ रहे हो? गिल्ड मास्टर ने शाही परिवार के विचारों से अपना सिर हिलाया और सभी भाड़े के सैनिकों को भाषण देने से पहले भाड़े के सैनिकों की ओर देखा। हाँ गिल्ड मास्टर, हम समझ गए।
हम समझ गए। सभी भाड़े के सैनिकों ने अपना सिर हिलाया और तुरंत राक्षस सेना के मार्ग से हट गए तथा उन्हें शापित जंगल के निकास की ओर धीरे धीरे बढ़ने दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, एडमंड, रुल्फ और अन्य, आप भी आराम करें। दानव सेना के दूसरे बैच की तुलना में दानव सेना का तीसरा बैच अधिक शक्तिशाली है। भाड़े के सैनिकों को अपने निर्देश देने के बाद पुराने गिल्ड मास्टर ने एडमंड की ओर देखा और अन्य लोगों ने उन्हें भाड़े के सैनिकों के साथ आराम करने के लिए कहा। लेकिन अगर दानव सेना का तीसरा बैच आता है और दानव सेना के दूसरे बैच में शामिल हो जाता है, तो ये हम सभी के लिए जीवन और मृत्यु का मामला होगा, गिल्ड मास्टर। एडमंड ने दानव सेना के तीसरे बैच पर अपने विचारों के बारे में गिल्ड मास्टर को उत्तर दिया। वह जानता था कि गिल्ड मास्टर को अंदरूनी चोट लगी है और वह अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसलिए उसने कहा कि उनकी मृत्यु निश्चित रूप से निश्चित है। काश उसे अंदरूनी चोट न लगी होती और मैं यहाँ अपना अंतिम तुरूप का पत्ता नहीं चला पाता। एडमंड ने चुपचाप अपने हाथों को भींचते हुए मन ही मन सोचा। तुम्हारी बात सही है, एडमंड। बूढ़े गिल्ड मास्टर ने एडमंड की बात को अच्छी तरह से समझ लिया और पूछा, तुम्हारा क्या विचार है, तब हमें क्या करना चाहिए? गिल्ड मास्टर जानता था कि एडमंड और उडो बेहतरीन योजनाकार थे। अगर वे दोनों मिलकर कोई योजना बनाते तो एक भी मिशन विफल नहीं होता। इसलिए उसने एडमंड और उडो से उनकी योजनाओं के बारे में पूछा। गिल्ड मास्टर, रुल्फ, बीच में बोलना बंद करो। तुम्हें पता है कि उनकी योजना कितनी सफल रही है और अब तक उनका कोई भी मिशन विफल नहीं हुआ है। इससे पहले कि रुल्फ अपनी शिकायत पूरी कर पाता, बूढ़े गिल्ड मास्टर ने उसे एडमंड को परेशान करना बंद करने के लिए कहा। क्योंकि वह जानता था कि एडमंड और रुल्फ के बीच कुछ छोटी मोटी समस्याएं थी, इसलिए उसने अपनी बात जल्दी से कह दी। हाँ, गिल्ड मास्टर। रुल्फ एडमंड के प्रति अपने असंतोष को निगल गया और बूढ़े गिल्ड मास्टर के पीछे खड़ा हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एडमंड ने एक क्षण सोचा और उडो की ओर देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर उडो ने सिर हिलाकर सहमति जताई। ठीक है, एडमंड ने गिल्ड मास्टर के अनुरोध पर अपना सिर हिलाया और अपने विचारों के बारे में कहना जारी रखा। मेरे अनुसार दानव सेना के खिलाफ हमारे पास दो सर्वोत्तम विकल्प हैं। एडमंड ने गहरी सांस ली और बूढ़े गिल्ड मास्टर और रुल्फ की ओर देखा। वे क्या हैं, एडमंड? उपहास। जबकि गिल्ड मास्टर उत्साहित था और उसने एडमंड से उन दो विकल्पों के बारे में पूछा, रुल्फ ने एडमंड की बातों का मजाक उड़ाया। थप्पड़। रुल्फ, छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करना बंद करो और उसकी बातों पर ध्यान दो। गिल्ड मास्टर ने रुल्फ के सिर के पीछे थप्पड़ मारा और उसे एडमंड की बातों पर ध्यान देने के लिए कहा। इसमें ध्यान देने की क्या बात है, गिल्ड मास्टर? गिल्ड मास्टर के थप्पड़ के कारण रुल्फ को बुरा नहीं लगा। इसके बजाय वह एडमंड की ओर मुस्कुराया और बोला, मैं बिना ज्यादा सोचे उसके दो सर्वोत्तम विकल्पों में से एक बता सकता हूँ। गिल्ड मास्टर ने अपनी भौहें उठाई और रुल्फ की ओर देखा जो उसके पीछे खड़ा था और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। क्या आप चाहते हैं कि मैं ये कहूँ? रुल्फ ने एडमंड की ओर देखा और चेहरे पर उपहासपूर्ण भाव लाते हुए पूछा। मजाक मत करो, रुल्फ। क्या तुम्हें पता भी है कि हम किस तरह की स्थिति में हैं? इसलिए बेहतर होगा कि तुम एडमंड को बीच में टोकना बंद करो और उसकी बात सुनो। जब गिल्ड मास्टर ने रुल्फ के पलटकर जवाबी शब्द सुने तो वह क्रोधित हो गया। उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन रुल्फ ने पहले कभी इस तरह का व्यवहार नहीं किया था। उसका सबसे अच्छा विकल्प ये होगा कि वह यहाँ से भाग जाए और राक्षस सेना के दूसरे समूह को शापित जंगल से बाहर जाने दे, है ना? रुल्फ ने जल्दी से अपने शब्द कहे और समूह से दूर चला गया। शैतान फल। ये सही है। यह मेरे दो सर्वोत्तम विकल्पों में से एक है। एडमंड को रुल्फ के शब्दों को स्वीकार करने में कोई बुरा नहीं लगा, क्योंकि यह वास्तव में उन दो सर्वोत्तम विकल्पों में से एक था जिनके बारे में उसने सोचा था। क्या? बूढ़े गिल्ड मास्टर ने अपनी भौहें उठाई और आश्चर्य से एडमंड की ओर देखा, क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एडमंड के पास इस तरह के विकल्प होंगे। आप उस आदमी से क्या उम्मीद कर सकते हैं जो केवल अपने बारे में ही सोचता है? एडमंड के उसके शब्दों से सहमति जताने के बाद रुल्फ ने एडमंड का मजाक उड़ाया। रुल्फ, यदि तुमने बोलना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा सजा दूंगा। बूढ़ा गिल्ड मास्टर रुल्फ के शब्दों को और सहन नहीं कर सका और उससे कहा कि वह अब और बोलना बंद करे। एडमंड, आपके पास दूसरा सबसे अच्छा विकल्प क्या है? रुल्फ को चेतावनी देने के बाद बूढ़े गिल्ड मास्टर ने एडमंड की ओर देखा और उससे दूसरे विकल्प के बारे में पूछा। चूंकि हम राक्षस सेना के दूसरे और तीसरे बैच का सामना नहीं कर सकते, तो क्यों न हम राक्षस सेना को किसी दूसरी दिशा में मोड़ दें? एडमंड ने अपने दूसरे सबसे अच्छे विकल्प के बारे में बताते हुए अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बिखेरी। क्या आप थोड़ा और स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं? गिल्ड मास्टर को एडमंड के दूसरे विकल्प के बारे में पूरी तरह से समझ नहीं आया। इसलिए उसने उसे समझाने के लिए कहा। अगर आप बुरा न माने तो मैं आपको समझा दूंगा।
एडमंड के पीछे से ओडो ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और स्पष्टीकरण देने के लिए स्वयं आगे आया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जरूर, जब तक इसे स्पष्ट तरीके से समझाया जाए तब तक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन समझा रहा है। हाँ हाँ, गिल्ड मास्टर ने शाही परिवार और अन्य शक्तिशाली संगठनों पर कुछ देर तक निराश होने के बाद अंततः हंसते हुए कहा। हालांकि ये देखकर कि एडमंड और ओडो दोनों ही राक्षस सेना का सामना करने के लिए एक योजना तैयार करने जा रहे थे, बूढ़े गिल्ड मास्टर को अंततः थोड़ी राहत महसूस हुई। हमेशा की तरह रुल्फ ने उपहास किया, लेकिन फिर भी उसने ओडो का स्पष्टीकरण सुना। न केवल गिल्ड मास्टर और रुल्फ बल्कि डाबोडर और ब्लड रोज ने भी ओडो की बातों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। एडमंड ये कह रहा है कि दानव सेना के तीसरे बैच के यहाँ आने से पहले हम दानव सेना के दूसरे बैच की दिशा क्यों नहीं बदल देते। ओडो ने गिल्ड मास्टर के चेहरे की ओर देखा क्योंकि उसने एडमंड के दूसरे सबसे अच्छे विकल्प के बारे में बताया था। जब ओडो दूसरे सर्वोत्तम विकल्प के बारे में समझा रहा था, तब सभी भाड़े के सैनिक पहले ही राक्षस सेना के दूसरे समूह से दूर चले गए थे और उन्हें शापित जंगल से बाहर निकलने की ओर जाने दिया। कप्तान, क्या हम सचमुच उन्हें ऐसे ही जाने देंगे? भाई, यह मत भूलो कि हमारे परिवार अभी भी उन शहरों में रह रहे हैं जो शापित जंगल के पास है। नेता, जब तक मैं अपनी आत्मिक चेतना को आधा भी पुनः प्राप्त नहीं कर लेता, मैं जाकर राक्षस सेना को रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। सब लोग नीचे आ जाओ। जब तक हम अपनी ताकत वापस हासिल नहीं कर लेते, हम राक्षस सेना के साथ लड़ाई में वापस चले जाएंगे। गिल्ड मास्टर का इरादा ज़रोचेस्टर प्रांत को छोड़ने का नहीं है, हालांकि वह नहीं चाहता कि हम में से कोई भी यहां मर जाए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब ये सब खत्म हो जाएगा तो हमें ये दिखाना होगा कि एक क्रोधित भाड़े का सैनिक शक्तिशाली संगठनों के साथ क्या कर सकता है। अपने दस्ते के सदस्यों को विभिन्न दस्तों के कप्तानों ने ऊंची आवाज में उत्तर दिया, जिससे सभी भाड़े के सैनिकों में उत्साह भर गया और वे अपनी खोई हुई प्रकृति को पुनः प्राप्त करने लगे। जल्द ही सभी भाड़े के सैनिकों ने अपने कप्तान के विचार का अनुसरण किया और चुपचाप प्रकृति के सार को अपनी आत्मिक चेतना में समाहित कर लिया। गिल्ड मास्टर के समूह में वापस। और इससे क्या फायदा होगा? जब बूढ़ा गिल्ड मास्टर ओडो के शब्दों के बारे में सोच रहा था, रुल्फ जमीन से उठ खड़ा हुआ और समूह की ओर चला गया और उपहास किया। यह है, ओडो, तुम रुको, मैं इस बच्चे को और भी बेहतर तरीके से समझाऊंगा। इससे पहले कि ओडो कुछ कह पाता, एडमंड ने ओडो को रुल्फ के बारे में बताने से रोक दिया। ओडो ने अपना सिर हिलाया और बोलना बंद कर दिया तथा एडमंड के बोलने का इंतजार करने लगा। राक्षस सेना के दूसरे दल को किसी भी दिशा में मोड़ने से कुछ भी अच्छा नहीं होगा। हालांकि अगर हम उन्हें एक विशेष दिशा में मोड़ देते हैं, तो इससे न केवल हमें समय मिलेगा बल्कि हमें उन तथाकथित शक्तिशाली संप्रदायों और महान परिवारों से मदद मिलेगी। और राज परिवार भी हमारी मदद करेगा। हाँ, अपनी व्याख्या समाप्त करने के बाद एडमंड जोर से हंसने लगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तो आप कह रहे हैं कि उन्हें उस दिशा में मोड़ दिया जाए? हाँ, गिल्ड मास्टर की आंखें चमक उठी जब एडमंड ने अपना स्पष्टीकरण समाप्त किया और एडमंड की प्रशंसा की। जैसा कि आपसे उम्मीद थी, एडमंड, आपने मुझे कभी निराश नहीं किया। गिल्ड मास्टर कुछ देर तक हंसता रहा, लेकिन अचानक उसे एक और समस्या याद आ गई। तो आप उन नासमझ राक्षसों को कैसे विचलित करने जा रहे हैं? गिल्ड मास्टर ने राक्षस सेना के दूसरे बैच की ओर अपनी उंगली उठाई और एडमंड से पूछा। हाँ, गिल्ड मास्टर, आप सचमुच बुरे हो गए हैं, एडमंड ने गिल्ड मास्टर से मजाक में कहा और फिर निराश होकर अपना सिर हिलाया। मुझे फिर से बुरा कहने की हिम्मत मत करना। तुम बूढ़े हो, तुम परिवार हो। गिल्ड मास्टर ने तुरंत रोक दिया जब उसने किसी कारण से एडमंड के परिवार का उल्लेख किया और आह भरी। एडमंड और ओडो भी एक क्षण के लिए चुप हो गए। फिर एडमंड बोला, गिल्ड मास्टर, क्या आप शैतान घास के बारे में भूल गए? जब उसने ऐसा कहा तो एडमंड ने एक चालाक मुस्कान बिखेरी और गिल्ड मास्टर की ओर देखता रहा। बेशक मैं नहीं भूला, मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ। गिल्ड मास्टर की आवाज गंभीर हो गई जब उसने काले रंग की घास के 10 पत्तों को देखा और आगे कहा, यह काम नहीं करेगा, एडमंड। एक शैतान घास अकेले पूरी राक्षस सेना को आकर्षित नहीं कर सकती। ये कहकर गिल्ड मास्टर ने अपना सिर हिलाया। हाँ, मुझे पता है, एडमंड जोर से हंसा और बोला, एक शैतान घास पूरी राक्षस सेना को आकर्षित नहीं कर सकती। हालांकि क्या होगा अगर मेरे पास एक शैतान फल भी हो? आपको क्या लगता है अगर मैं इन दो चीजों को मिला दूं तो क्या होगा? एडमंड ने चालाकी से रुल्फ और गिल्ड मास्टर की ओर देखा और कहा, इसके अलावा मैं नहीं चाहता कि पूरी सेना हमारा पीछा करे। जब तक हम दानव सेवकों की पहली कुछ पंक्तियों को मोड़ सकते हैं, तब तक बाकी दानव सेना भेड़ों के झुंड की तरह उनका पीछा करती रहेगी। क्या शैतानी फल? तुम्हें ये कहां से मिला? रुल्फ चौंक गया जब उसने एडमंड के हाथों में काले रंग का फल देखा और उससे पूछा।
हाँ, एडमंड ने कोई जवाब नहीं दिया, इसके बजाय वह हंसा और शैतानी घास के पत्तों के साथ शैतानी फल को भी कुचल दिया। रूल्फ, तुम्हें कभी भी किसी साथी भाड़े के सैनिक से वस्तुओं की उत्पत्ति के बारे में नहीं पूछना चाहिए। बुरे गिल्ड मास्टर ने रूल्फ को और अधिक प्रश्न पूछने से रोक दिया। हाँ, गिल्ड मास्टर, रूल्फ ने अपना सिर हिलाया और शांत हो गया। यदि मेरा अनुमान सही है तो उससे ये शैतान ऑक्टोपस मिशन से मिला होगा। बुरे गिल्ड मास्टर ने चुपचाप शैतान फल की उत्पत्ति का अनुमान लगाया और सोचना जारी रखा। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह शापित रसातल की गहराई में एक शैतान फल के पेड़ की रखवाली कर रहा है। राक्षस सेना को भटकाना। जब कोई राक्षस शैतानी फल की सुगंध को महसूस करता है तो वह अनजाने में ही शैतानी फल को अपना सर्वोच्च प्राथमिकता वाला लक्ष्य बना लेता है और उसे पाने के लिए कोई भी उपाय करने को तैयार हो जाता है। चूंकि हम शैतानी फलों का इस्तेमाल अपने लिए नहीं कर सकते तो क्यों न हम इसका इस्तेमाल शैतान को बहकाने के लिए करें। एडमंड ने शैतानी फल को रूल्फ की ओर फेंका और आगे बोला, चूंकि तुम सामान्य निवासियों को बचाने के लिए बहुत उत्सुक हो तो उस फल को पकड़ो और तथाकथित महान परिवारों की दिशा में भागो। शैतानी फल का उपयोग राक्षसों या अन्य शैतानी या राक्षसी तत्वों जैसे प्राणियों द्वारा नहीं किया जा सकता। यदि इसका उपयोग किसी मनुष्य द्वारा किया जाता है तो निस्संदेह वह व्यक्ति एक नासमझ प्राणी बन जाएगा जो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को नष्ट कर देगा। इसलिए एडमंड को शैतानी फल से ज्यादा लगाव नहीं था। इसके अलावा उसने रूल्फ को दानवों को भगाने का काम इसलिए नहीं दिया था क्योंकि उनके बीच कोई अंदरूनी लड़ाई थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके आसपास मौजूद सभी लोगों में से गिल्ड मास्टर के बाद रूल्फ ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसकी गति सबसे तेज थी। रूल्फ ने अपने हाथों में छोटे काले रंग के फल को देखा और समझ गया कि एडमंड उससे क्या करवाना चाहता था। तो अब आप सहमत हैं कि मैं आपसे तेज हूं, है ना? रूल्फ ने मुस्कुराते हुए एडमंड से पूछा। बेशक आप तेज हैं, इसीलिए आप अब तक बचे हुए हैं, एडमंड ने बिना समय बर्बाद किए रूल्फ के पिछले प्रश्न का तुरंत उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रूल्फ अवाक रह गया क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या कहे, क्योंकि एडमंड ने जो कहा था उसमें कुछ सच्चाई थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। अन्य भाड़े के सैनिकों की तरह पुराने गिल्ड मास्टर रूल्फ को कुछ विशेष मिशन देते थे और उनमें से अधिकांश को पूरा करना लगभग असंभव था। इसलिए जब भी रूल्फ को लगता है कि वह मिशन पूरा नहीं कर पाएगा तो वह हमेशा भागने के लिए अपनी गति का उपयोग करता है। तुम दोनों छोटे बच्चे नहीं हो जो हमेशा लड़ते रहेंगे। बस कुछ समय तक एक दूसरे का सहयोग करो जब तक कि सब कुछ खत्म न हो जाए। बुरे गिल्ड मास्टर ने उन्हें लड़ने से रोका और आगे कहा, रूल्फ, अपने शरीर पर शैतान घास और शैतान फल का छोटा टुकड़ा लगाओ और शाही राजधानी की ओर भागो। मैं देखूंगा कि शाही परिवार उन्हें मारने के लिए अपनी सेना क्यों नहीं भेजता। राजपरिवार को राक्षस सेना की अधिक चिंता न होने का कारण ये था कि शापित जंगल और भाड़े के सैनिकों के संघ के बीच के नगर धनी नहीं थे और उनमें से अधिकांश में सामान्य लोग रहते थे जिनके जीवन में साधक बनने की कोई आशा नहीं थी। इसलिए बुरे गिल्ड मास्टर को विश्वास था कि शाही परिवार निश्चित रूप से राक्षस सेना को मारने के लिए अपनी सेना भेजेगा। मैं इस मिशन को पूरा करने में अपनी पूरी कोशिश करूंगा, गिल्ड मास्टर। रूल्फ ने बुरे गिल्ड मास्टर की ओर अपना सिर झुकाया और अपने शरीर पर शैतानी घास लगाने से पहले एडमंड और अन्य लोगों की ओर देखा। जैसे ही उसने अपने शरीर पर शैतान घास को मल लिया, राक्षस सेना का दूसरा दल अचानक रुक गया। हालांकि राक्षस सेना उसकी दिशा में आगे नहीं बढ़ी, जैसे कि वे किसी चीज का इंतजार कर रहे थे। जहां तक रूल्फ का प्रश्न है, उसने शैतानी घास को अपने शरीर पर लगाने के बाद शैतानी फल का एक छोटा टुकड़ा काटा और पहले की तरह ही उसने उसे अपने शरीर पर लगा लिया। हालांकि पहले के विपरीत स्थिर दानव सेना पागल हो गई जब उन्होंने शैतान शरीर की सुगंध को शैतान घास की खुशबू के साथ मिश्रित महसूस किया। इसके साथ ही राक्षस सेना ने दिशा बदल दी, जैसे कि कोई उन्हें रूल्फ की दिशा से बुला रहा हो। क्या ये सुगंध? ये निश्चित रूप से एक शैतानी फल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये निश्चित रूप से एक शैतानी फल है। वह वहां है, मैं उसके हाथों में शैतानी फल देख रहा हूं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे वह फल दूसरों के हाथ लगने से पहले ही लेना होगा। जबकि दानव सेना ने धीरे धीरे पुराने गिल्ड मास्टर और अन्य लोगों की ओर दिशा बदल दी, उत्परिवर्तित दानव सेवक और अन्य दानव जनरलों, जो क्रोध भाग का उपभोग करने के बाद भी सोच सकते थे, शैतान फल की सुगंध से लुभाए गए थे। उनके मन में केवल एक ही विचार था कि वे शैतानी फल को अपने हाथों में ले और उसे खा लें। फिर भी वे राक्षस सेना से बाहर नहीं आए और उसमें दुबके रहे क्योंकि वे जानते थे कि यदि एडमंड और अन्य लोग उन्हें देख लेंगे तो वे कुछ कर पाने से पहले ही मर जाएंगे। इसलिए उन्होंने राक्षस सेना का पीछा करना जारी रखा, जो पुराने गिल्ड मास्टर और अन्य लोगों की ओर बढ़ रही थी। रूल्फ, ये काम कर रहा है। अब बस दानव सेना का ख्याल रखना। बहुत तेज मत भागो और औसत गति बनाए रखो।
अगर कोई दानव सेनापति या कुलीन दानव सेनापति तुम्हें देख लेता है तो हम तुम्हें कवर करेंगे। बुरे गिल्ड मास्टर ने रुल्फ को अपने हाथों में शैतानी फल लेकर भागते समय सावधान रहने को कहा। हाँ, गिल्ड मास्टर रुल्फ ने अपना सिर हिलाया और शाही राजधानी की दिशा में दौड़ पड़ा। ओह, तो वह उससे दूर भाग रहा है। अच्छा, जब तक वह बूढ़ा आदमी और अन्य लोग वहां नहीं हैं, मैं चुपके से उस तक पहुंच सकता हूं। अगर मैं कुछ समय तक इंतजार करूं तो मैं शैतानी फल पा सकता हूं। हे। सभी कुलीन दानव सेनापति, सेनापति और उत्परिवर्तित दानव सेनापति उत्साहित हो गए जब उन्होंने देखा कि रुल्फ अन्य मनुष्यों से अलग हो रहा है और दानव सेना के साथ उसका पीछा करना जारी रखा। NO12BIN.C ठीक है। चूंकि रुल्फ दानव सेना के दूसरे बैच की देखभाल कर रहा है, इसलिए हम यहीं रहेंगे और तीसरे बैच की देखभाल करेंगे। रुल्फ के वहां से चले जाने के बाद पुराने गिल्ड मास्टर ने एडमंड और अन्य लोगों की ओर देखते हुए कहा, ओडो, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो कुछ भाड़े के सैनिकों की टुकड़ियां ले लीजिए, जिनके पास स्तर 2 या 3 के कुलीन जनरल दायरे के कप्तान हो और रुल्फ का समर्थन करें, ताकि अगर दानव सेना में छिपे हुए दानव जनरल कुछ अजीब करने की कोशिश करें तो वे ऐसा न कर सके। हाँ, गिल्ड मास्टर ओदो ने अपना सिर हिलाया और बूढ़े गिल्ड मास्टर के इरादे समझ गए। बिना समय बर्बाद किए ओदो आराम कर रहे भाड़े के सैनिकों के पास गया और सभी भाड़े के सैनिकों की टुकड़ियों को देखा और 3 टीमें चुनी जिनसे वह कुछ हद तक परिचित था और उसे विश्वास था कि वे उसके मिशन में सहायक होंगी। चूंकि ओडो हेजग्रूव भाड़े के सैनिकों की टुकड़ी का खुफिया अधिकारी था, इसलिए वह हमेशा दूसरे भाड़े के सैनिकों की टुकड़ियों पर नजर रखता था। इसलिए वह आसानी से भाड़े के सैनिकों की टुकड़ी चुनने में सक्षम था और पुराने गिल्ड मास्टर को वापस लौटा दिया। हमेशा की तरह तुमने एक नजर में ही भाड़े के सैनिकों की टुकड़ियों को चुन लिया। अब जाओ और राक्षस सेना से कुछ दूरी बनाए रखो और उनका पीछा करो। बुरे गिल्ड मास्टर ने मुस्कुराते हुए ओदो को देखा और उसे राक्षस सेना के पीछे जाने का आदेश दिया। पूछताछ। प्रत्येक भाड़े के दस्ते में दस्ते के कप्तान सहित 6 भाड़े के सैनिक थे। तो कुल भाड़े के सैनिक थे जो ओडो को उसके मिशन में मदद करने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। जहां तक हमारी बात है, हम अन्य भाड़े के सैनिकों के साथ राक्षस सेना के तीसरे बैच की प्रतीक्षा करेंगे। बुरे गिल्ड मास्टर ने एडमंड और अन्य लोगों को देखा और उनकी अगली योजना के बारे में कहा। तो तब तक हम प्रकृति के अपने सार को पुनः प्राप्त कर लेंगे और अपनी चरम अवस्था में वापस आ जाएंगे। एडमंड ने अपना सिर हिलाया और बूढ़े गिल्ड मास्टर को उत्तर दिया। उसके बाद उसने उसके लिए आराम करने और अपनी ताकत पुनः प्राप्त करने के लिए एक स्थान की तलाश की। डार्बाउडर और ब्लड रोज ने एडमंड की हरकत का अनुसरण करते हुए अपने हाथ हिलाए और एक स्थान पर बैठकर ध्यान करने लगे। सभी भाड़े के सैनिक भी आराम कर रहे थे और अपनी आत्मिक चेतना पुनः प्राप्त कर रहे थे। जहां तक पुराने गिल्ड मास्टर का सवाल है, वह ध्यान से काले पोर्टल को देख रहा था और दानव सेना के तीसरे बैच के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। जबकि पुराने गिल्ड मास्टर और अन्य लोग धैर्यपूर्वक दानव सेना के अंतिम बैच की प्रतीक्षा कर रहे थे, रुल्फ औसत गति से उस दिशा में आगे बढ़ रहा था जिस दिशा में उसे जाना चाहिए था, ताकि दानव सेना शैतान फल की खुशबू से वंचित न रह जाए। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है, रुल्फ ने उसी गति को बनाए रखते हुए पीछे देखते हुए कहा। उसके पीछे राक्षस सेना का दूसरा दल एक उत्तेजित कुत्ते की तरह उसका पीछा कर रहा था जो अपना भोजन ढूंढने जा रहा था। और राक्षस सेना के पीछे ओदो और 3 भाड़े के सैनिक दस्ते चुपचाप चल रहे थे। डिंग। राक्षसी हथियार संवर्धन क्रिस्टल को सफलतापूर्वक राक्षस युद्ध कुल्हाड़ी में एकीकृत किया गया है। डिंग। पौराणिक ग्रेड तक पहुंचने के लिए समान ग्रेड के 100 राक्षसी हथियारों की आवश्यकता है। प्रगति O1O0 राक्षसी हथियारों का उपभोग। क्या इसे पौराणिक स्तर तक उन्नत करने के लिए 100 राक्षसी हथियारों की आवश्यकता है? जब एडमंड और अन्य लोग राक्षस सेना के तीसरे बैच की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब अजाक्स अपने हाथों में राक्षसी युद्ध कुल्हाड़ी को उन्नत करने में व्यस्त था। हालांकि जिस बात ने उसे सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि इसके स्तर को बढ़ाने के लिए उसे स्वर्ग स्तर के ठीक 100 राक्षसी हथियारों की आवश्यकता थी। संख्या को देखते ही उसने अपना सिर हिला दिया। यदि मुझे इसके ग्रेड को बढ़ाने के लिए सामान्य राक्षसी हथियारों की आवश्यकता होती, तो यह आसान है, हालांकि स्वर्गीय ग्रेड के राक्षसी हथियार का उपयोग करना। अजाक्स को नहीं पता था कि उसके हाथों में युद्ध कुल्हाड़ी के साथ अब क्या करना है, क्योंकि मानव दुनिया में 100 स्वर्ग स्तर के राक्षसी हथियार मिलना लगभग असंभव था। इसके अलावा सामान्य कुलीन दानव जनरलों के पास भी ज्यादातर मामलों में स्वर्ग स्तर के हथियार नहीं होते, जब तक कि वे अपने राक्षस राजा को अपनी जान की कसम न दें। अतः अंततः अजाक्स को महसूस हुआ कि उसने राक्षसी हथियार पर समय बर्बाद किया है। चूंकि उसके हाथ में जो युद्ध कुल्हाड़ी थी, उसके पौराणिक ग्रेड या यहां तक कि मिथकीय ग्रेड बनने की संभावना थी, इसलिए वह उसे छोड़ना नहीं चाहता था।
चूंकि मैंने आपको बहुमूल्य जानकारी दे दी है और पत्थर भी दे दिया है, अब आपकी बारी है कि आप अपना वादा निभाएं। ये देखने के बाद कि राक्षसी हथियार बढ़ाने वाले क्रिस्टल को सफलतापूर्वक दानव युद्ध कुल्हाड़ी में एकीकृत किया गया है, मुख्य दानव जनरल ने अजाक्स से कहा कि अब उसे छोड़ दो। जरूर, अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और अपने हाथों में युद्ध कुल्हाड़ी लिए मुख्य दानव जनरल की ओर बढ़ा और बोला, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। ऐसा कहने के बाद अजाक्स ने एक चालाक मुस्कान प्रकट की, जिससे मुख्य दानव जनरल को लगा कि अजाक्स अपना पूर्व वादा पूरा नहीं करने वाला है। क्या अब आप मुझे रिहा नहीं करेंगे? फिर भी जब मुख्य दानव जनरल ने अजाक्स की बातें सुनी तो उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। चूंकि उसे वैसे भी मरना ही था, तो फिर अपनी जान की भीख मांगने की क्या जरूरत थी? इसलिए उसने अजाक्स के खिलाफ आवाज उठाई। ठीक है, ठीक है। अजाक्स आश्चर्यचकित नहीं हुआ, जैसे कि उसने पहले से ही मुख्य दानव जनरल से अपने शब्दों के साथ गंभीर होने की उम्मीद की थी और आगे कहा, जब तक आप मेरे 2 सवालों का जवाब देते हैं, मैं अपना वादा निभाऊंगा। इसलिए चिंता न करें और मेरे सवालों का जवाब दें। और मुझे कैसे पता कि आप अपने प्रश्नों के उत्तर देने के बाद कोई और अनुरोध नहीं जोड़ेंगे? मुख्य दानव जनरल ने अपने चेहरे पर उसी गुस्से भरे भाव के साथ अजाक्स का मजाक उड़ाया। बढ़ोतरी। अजाक्स ने मुख्य दानव जनरल को तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने पूर्ण अंधकार कौशल को बढ़ा दिया और एक पल के लिए उसकी सभी इंद्रियों को सील कर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर आर्ग। जैसे ही अजाक्स ने ऐसा किया, मुख्य दानव जनरल, जो दुष्स्वप्नों से होने वाले दर्द को बड़ी मुश्किल से सहन कर पा रहा था, अचानक दर्द से चिल्ला उठा। इसे रोक। दर्द के साथ मुख्य दानव जनरल का पिछला क्रोधित भाव उसके चेहरे से गायब हो गया और उसकी जगह एक दयनीय भाव आ गया, जब उसने अजाक्स से दर्द को बढ़ाना बंद करने की विनती की। स्नैप। अजाक्स ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगलियां चटकाई और मुख्य दानव जनरल को जो अतिरिक्त दर्द हो रहा था वह गायब हो गया और उसे केवल सामान्य दर्द ही रह गया जिसे वह बड़ी मुश्किल से सहन कर पा रहा था। अब क्या तुम्हें समझ में आया कि नियंत्रण किसके पास है? अजाक्स ने मुख्य दानव जनरल का उपहास करते हुए उससे पूछा। हाँ, हाँ, हाँ। मुख्य दानव जनरल ने एक सेकंड भी बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत अजाक्स को जवाब दिया। अच्छा, खैर, वापस काम पर आते हैं। अजाक्स ने चेहरे पर संतुष्टि के भाव के साथ अपना सिर हिलाया और आगे कहा, तो आपका पहला सवाल, आप शापित रसातल में क्या खोज रहे हैं? यद्यपि अजाक्स को पता था कि वे क्या खोज रहे थे, फिर भी वह उससे सटीक जानकारी प्राप्त करना चाहता था। मेरी कुलीन टीम मेरे दानव राजा के आदेश के तहत मालिकहीन अयामी दरार के प्रवेश द्वार की खोज कर रही है। मुख्य दानव जनरल जानता था कि अगर वह उसके सवालों का जवाब नहीं देने का फैसला करता है तो उसे केवल दर्द ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए बिना किसी देरी के उसने पहले सवाल का जवाब दिया। जैसा कि अपेक्षित था, भगवान का शुक्र है कि सिस्टम ने इस मिशन को उत्पन्न किया, अन्यथा मेरी आयामी दरार राक्षसों के हाथों में चली जाएगी। अजाक्स ने मन ही मन सिस्टम को धन्यवाद दिया और आयामी दरार के बारे में बड़बड़ाया। अब आपका दूसरा प्रश्न। एक पल सोचने के बाद अजाक्स ने आगे कहा, राक्षस सेना के आक्रमण का असली उद्देश्य क्या है? अजाक्स दानव सेना के आक्रमण का असली उद्देश्य जानना चाहता था क्योंकि वह अनुमान लगा सकता था कि इस बार का आक्रमण एडमंड और अन्य लोगों से जो पता चला था उससे कुछ अलग था। इसलिए वह इसके बारे में जानना चाहता था। ओह, मुझे लगता है कि दानव सेना का तीसरा और अंतिम दल कुछ ही क्षणों में मानव दुनिया में प्रवेश करने वाला है। अजाक्स के प्रश्न का उत्तर देने के बजाय मुख्य दानव जनरल ने कुछ अलग कहा जिससे अजाक्स की भौहें तन गईं। NOWELL-BE-IN.CO। मैं आपसे इसके बारे में नहीं पूछ रहा हूं। अजाक्स ने एक बार फिर दानव जनरल से राक्षस आक्रमण के वास्तविक उद्देश्य के बारे में पूछा। उस छोटे पैमाने के राक्षसी आक्रमण के कई उद्देश्य हैं। मुझे कहां से शुरू करना चाहिए? मुख्य राक्षस जनरल ने अजाक्स की ओर देखा और उससे पूछा कि कहां से शुरू करना चाहिए। मारना, अवरोध पैदा करना, स्वूश, धर। वहां 2 युवक थे जो एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण बहस कर रहे थे। डेमन, क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? यदि ऐसा है तो तुम्हें मेरे और बड़े भाई जेसन को पकड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। उस युवक ने, जिसने किक मारकर मुकाबला समाप्त किया था, जमीन पर पड़े युवक से मजाक में कहा। हेक्टर, घमंड करना बंद करो। तुम्हें पता है कि मेरे पास तुम्हारी तरह आक्रमण करने की शक्ति नहीं है। जमीन पर लेटे युवक ने दूसरे युवक की ओर देखा और उस पर उपहास किया जब उसने अपनी ताकत के बारे में बताया। ये सही है। वे 2 युवक कोई और नहीं बल्कि डेमन और हेक्टर थे, जो अजाक्स के मित्र थे। उन्हें शापित जंगल में एल्डर बोरोन द्वारा बचाया गया और शापित जंगल की गहराई में एक साधारण लकड़ी के घर में ले जाया गया, जो किसी प्रकार की बाधा से सुरक्षित था। इतना ही नहीं, उन्हें एल्डर बोरोन द्वारा कई साधना तकनीकें और साधना संसाधन भी दिए गए।
एल्डर बोरोन से नारकीय प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वे अपरिपक्व बालकों से अच्छे युवकों में बदल गए थे और उनकी आंखों में ऐसा भाव था जैसे वे सामान्य साधक नहीं थे। मुझे पता है। हाँ हाँ, हेक्टर ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया और आगे कहा, जब तक बड़ा भाई जेसन वापस नहीं आ जाता, क्या हमें अपनी मौलिक आत्माओं के साथ प्रयास करना चाहिए। जब उन्होंने अपने वाक्य का उत्तरार्ध कहा तो उनके चेहरे पर उत्साह का भाव प्रकट हुआ। न केवल उन्होंने एल्डर बोरोन की सहायता से साधना आरंभ की, बल्कि वे अपने सपनों के माध्यम से तात्विक आत्मा की दुनिया में प्रवेश करने में भी सक्षम हुए और सफलतापूर्वक एक तात्विक आत्मा से अनुबंध किया तथा समनकर्ता बन गए। जरूर, मेरा और इस आपके सेलेस के साथ लड़ाई का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। हेक्टर की तरह डेमन के चेहरे पर भी हेक्टर को जवाब देते समय उत्साह का भाव था। बाहर आओ सेलेस, ओरिस, लड़ने का समय आ गया है। हेक्टर और डेमन दोनों ने अपनी आत्मिक चेतना से अपनी मौलिक आत्माओं को बुलाया। जैसे ही उन्होंने पुकारा, उनके शरीर से एक भूरे और हल्के नीले रंग की तात्विक आत्मा निकलकर उनके सामने खड़ी हो गई। ओरिस, हेक्टर और उसकी वायु तत्व आत्मा से मिलो। डेमन ने चेहरे पर मुस्कान के साथ हेक्टर और उसकी मौलिक आत्मा को अपनी मौलिक आत्मा ओरिस से परिचित कराया। नमस्ते। ओरिस ने अपने सम्मानकर्ता स्वामी के आदेश की प्रतीक्षा करने से पहले हेक्टर और सेलेस दोनों का अभिवादन किया। आपसे मिलकर खुशी हुई, ओरिस। हेक्टर और सेलेस दोनों ने वापस अभिवादन किया। चलो, इससे पहले कि वरिष्ठ भाई जेसन एल्डर बोरोन के साथ वापस आ जाए, हम लड़ाई शुरू कर दें, हेक्टर ने जल्दी से डेमन से कहा। हाँ, अन्यथा वे हमें हमारी मौलिक आत्माओं को बुलाने के लिए डांटेंगे। डेमन ने अपना सिर हिलाया और आगे कहा, चूंकि आप हमलावर हैं, इसलिए मैं आपको पहले जाने दूंगा। ऐसा न करने के कारण के बारे में एल्डर बोरोन ने कभी कोई उत्तर नहीं दिया। दोनों ने कुछ समय पहले ही मौलिक आत्माओं के साथ अपने अनुबंध बनाए हैं और इससे भी अधिक, वे मौलिक आत्मा कमांडर क्षेत्र तक भी पहुंच गए हैं। हालांकि एल्डर बोरोन के कारण उन्हें कभी भी उनकी आत्मिक चेतना से बाहर नहीं बुलाया गया। जरूर, तो फिर मैं पहला कदम उठाऊंगा। हेक्टर ने अपना सिर हिलाया और अपनी पवन तत्व आत्मा सेलेस की ओर देखा और आदेश दिया, सेलेस, और इस पर आर्केन एयर बम का प्रयोग करो। जैसे ही हेक्टर ने अपनी मौलिक आत्मा को आदेश दिया, प्रकृति के वायु सार से एक फुटबॉल के आकार का रंगीन गोला सेलेस के सामने प्रकट हुआ। संकुचित करें। जैसे ही सेलेस ने ये कहा, फुटबॉल के आकार का रंगहीन गोला छोटा होना शुरू हो गया और मुट्ठी के आकार तक पहुंचने के बाद सिकुड़ना बंद हो गया। जाना। सेलेस ने अपनी उंगलियों से रंगहीन गोले को हल्के से ओरिस की ओर धकेला। ओरिस, तुम्हें पता है कि क्या करना है ना? डेमन ने हेक्टर की तरह अपनी पृथ्वी तत्व आत्मा को आदेश नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी तत्व आत्मा से पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। हाँ, मास्टर को बुला रहा हूँ। मुझे पता है कि क्या करना है। ओरिस ने डेमन की ओर सिर हिलाया और जल्दी से कहा, बॉडी हॉर्डन। जैसे ही उसने ये कहा, उसका भूरे रंग का पारदर्शी शरीर हीरे की तरह क्रिस्टलीय हो गया। उसके बाद उसने आने वाले रंगहीन गोले से बचने की भी जहमत नहीं उठाई। बूम! जैसे ही रंगहीन गोला ओरिस को छूता है, वह फट जाता है और ओरिस के आसपास का क्षेत्र भी बजरी में बदल जाता है। चलो देखते हैं, तुम्हारी मौलिक आत्मा अभी भी ठीक है या नहीं। हेक्टर ने मुस्कुराते हुए डेमन से कहा और धूल से भरे क्षेत्र में देखा। हाँ हाँ, तुम क्या सोचते हो, हेक्टर? डेमन अभी भी शांत और आश्वस्त था। उसने चेहरे पर जोरदार हंसी के साथ हेक्टर से पूछा। डेमन के शब्द सुनते ही हेक्टर के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसने जल्दी से अपनी मौलिक आत्मा को आदेश दिया, सेलेस, सावधान रहो। कचा कचा। हालांकि सेलेस के लिए सावधान होने में देर हो चुकी थी, क्योंकि ओरिस ने पहले ही अपने दूसरे कौशल का उपयोग कर लिया था, जिससे जमीन में दरारें पड़ गईं और बड़ी चट्टानें जमीन से बाहर आ गईं, जिससे सेलेस का बच पाना असंभव हो गया। यही तरीका है, ओरिस। अपने आसपास बजरी का उपयोग करने का एक बढ़िया तरीका है। डेमन ने एक अन्य कौशल, रॉक इरप्शन, का उपयोग करने के लिए अपनी मौलिक भावना की प्रशंसा की। चट्टान विस्फोट। जैसा कि नाम से पता चलता है, तात्विक आत्मा पृथ्वी से चट्टानों को बुला सकती है। हालांकि चट्टानें केवल जमीन पर बजरी से ही बन सकती है। इसलिए वह पिछले विस्फोट से प्राप्त बजरी को अपने उपयोग में लाने के लिए अपनी मौलिक आत्मा की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। अब तुम्हारी मौलिक आत्मा पूरी तरह से मेरी चट्टानों में फंस गई है। तो तुम्हारा अगला कदम क्या है? डेमन ने हेक्टर की ओर देखा और उससे उसके अगले कदम के बारे में पूछा। हालांकि उन्होंने इसे एक झगड़ा कहा, लेकिन असल में यह उनके कौशल का प्रदर्शन था और वे बस एक दूसरे से परिचित होना चाहते थे, ताकि भविष्य में वे एक दूसरे पर भरोसा कर सकें। ताली ताली। बहुत बढ़िया, डेमन। हेक्टर ने ताली बजाते हुए डेमन और उसकी मौलिक आत्मा की प्रशंसा की और फिर आगे कहा, हालांकि शक्तिशाली कौशल वाले केवल आप ही नहीं हैं। मुझे अपनी मौलिक आत्मा का शक्तिशाली कौशल दिखाने दो।
ऐसा कहने के बाद उसने अपनी मौलिक आत्मा सेलेस को आदेश दिया, सेलेस, अब अपना एक शक्तिशाली कौशल दिखाने का समय आ गया है। तूफानी लहर का प्रयोग करें। जैसे ही हेक्टर ने अपनी तात्विक आत्मा को आदेश दिया, प्रकृति का वायु सार उसके शरीर से बाहर आ गया और जल्द ही सेलेस के सामने एक रंगीन तूफान प्रकट हुआ जिसने उन सभी बड़ी चट्टानों को नष्ट कर दिया जो उसकी गतिविधियों को रोक रहे थे। ये यही नहीं रुका बल्कि अपनी पूरी गति से ओरिस की ओर बढ़ता रहा। किसने कहा कि आपके पास कोई शक्तिशाली कौशल नहीं होगा? मुझे पता है कि प्रत्येक मौलिक आत्मा के पास शक्तिशाली कौशल का अपना सेट होता है। इसलिए मुझे अपने मौलिक कौशल का एक और सेट दिखाने दें। डेमन को आने वाले तूफान से कम परेशान किया गया और उसने अपनी मौलिक आत्मा ओरिस की ओर सहजता से अपना सिर हिला दिया। बाहर आओ मेरे गोलेम्स। डेमन से पुष्टि प्राप्त करने के बाद ओरिस ने अपना दूसरा कौशल, गोलेम समनिंग रॉक इरप्शन, इसका कमांडर स्तर का कौशल है, का उपयोग किया। जैसे ही उसने आवाज लगाई, पहले की बड़ी चट्टानों के पत्थर एक साथ आ गए और दो बड़े चट्टान गोलेम का रूप ले लिया और पृथ्वी तत्व आत्मा ओरिस के सामने खड़े हो गए। हम रॉक गोलेम्स, देखते हैं वे मेरे तूफान को झेल पाते हैं या नहीं। हेक्टर उत्साहित हो गया जब उसने तूफान को देखा जो दो रॉक गोलेम्स से टकराने वाला था। ड्रॉ। तूफान ओरिस के सामने स्थित दो चट्टानी गोलेमों से टकराया और परिणामस्वरूप एक बड़ा विस्फोट हुआ जिससे पूरा क्षेत्र धूल से ढक गया। जल्द ही धूल साफ हो गई और दो चट्टानी गोलेम ओरिस के सामने मूर्तियों की तरह खड़े हो गए, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। हेक्टर, एलिमेंटल स्पिरिट के रॉक गोलेम को तोड़ने के लिए आपको कुछ अधिक शक्तिशाली चीज की आवश्यकता है, डेमन ने मुस्कुराते हुए हेक्टर से कहा और फिर पवन एलिमेंटल स्पिरिट सेलेस की ओर देखा। इसके अलावा आपकी मौलिक आत्मा उस तूफान वृद्धि कौशल के बाद थोड़ा थकी हुई लगती है। सेलेस के पारदर्शी चेहरे पर हल्की थकान थी जो डेमन की आंखों से बच नहीं पाई, इसलिए उसने हेक्टर से पूछा कि उन्हें रुक जाना चाहिए या जारी रखना चाहिए। ऐसा लगता है कि बड़ी चट्टान को नष्ट करने के बाद तूफान की शक्ति कम हो गई है। हेक्टर ने डेमन को जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपने दिमाग में सोचा और आवाज संचरण के माध्यम से अपनी मौलिक आत्मा से संपर्क किया। सेलेस, क्या आप अभी भी अपने अंतिम कौशल का उपयोग कर सकते हैं? हाँ, मास्टर को बुला रहा हूँ। हालांकि मैं थका हुआ दिख रहा हूँ, लेकिन मैं बिना किसी समस्या के अपने कमांडर स्तर के कौशल का 2 बार आसानी से उपयोग कर सकता हूँ। सेलेस ने तुरंत हेक्टर को आत्मविश्वास भरे स्वर में उत्तर दिया। अच्छा, हेक्टर ने डेमन की ओर देखने से पहले अपना सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, डेमन। उसमें अभी भी बहुत सहनशक्ति बाकी है। उसके बाद उसने अपनी मौलिक आत्मा सेलेस को आदेश दिया, अब एक के बाद एक पवन विस्फोट का उपयोग करो। एक चट्टान के गोलेम के लिए और दूसरा पृथ्वी मौलिक आत्मा ओरिस के लिए। जैसे ही उसने अपनी मौलिक आत्मा को पवन विस्फोट का उपयोग करने का आदेश दिया, हेक्टर को वास्तव में विश्वास हो गया कि यह कौशल उन रॉक गोलेम और पृथ्वी मौलिक आत्मा को नीचे गिरा देगा। जल्द ही किसी प्रकार की अदृश्य शक्ति सेलेस के चारों ओर एकत्रित होने लगी, जिससे डेमन ने उस हमले को बहुत गंभीरता से लिया और चुपचाप अपनी मौलिक आत्मा के साथ संवाद किया। पवन तत्व आत्मा सेलेस के चारों ओर बल बढ़ने लगा और एक उच्च स्तर पर पहुंच गया और उसने इसे रॉक गोलेम्स की ओर छोड़ दिया और उसके बाद उसने ओरिस की ओर छोड़ने से पहले एक और पवन विस्फोट बनाने के लिए उसी प्रक्रिया का पालन किया। जब हेक्टर ये सोच रहा था कि सब कुछ उसकी उम्मीद के अनुसार हो रहा है, तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। इससे पहले कि पवन तत्व आत्मा से निकली हवा का झोंका चट्टान के गोले तक पहुंच पाता, उसके नीचे की जमीन हिलने लगी और उन दो हवाओं के झोंकों की दिशा बदलकर दूरी पर स्थित एक लकड़ी के घर की ओर हो गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या हो रहा है? हेक्टर एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। जल्द ही उसने देखा कि बड़े बड़े पत्थर एक बार फिर जमीन से बाहर आ गए और उसकी मौलिक आत्मा को कैद कर लिया। कैसा है, हेक्टर? ये रॉक विस्फोट की पूरी शक्ति है। आपने जो पहले देखा है वह सिर्फ आपको और आपकी मौलिक भावना का परीक्षण करने के लिए एक हमला है। हाँ, डेमन ने हेक्टर के हैरान चेहरे को देखा और उस पर हंसना शुरू कर दिया। हाँ, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे ही वायु तत्व आत्मा को अपने बुलाने वाले स्वामी से आदेश मिला, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ बुदबुदाया, इससे पहले कि हवा के झोंकों में से एक ने अपनी दिशा लकड़ी के घर से बदलकर पृथ्वी तत्व आत्मा ओरिस की ओर कर दी। ओह नहीं, डेमन चिंतित हो गया जब उसने देखा कि आने वाली हवा उसकी मौलिक आत्मा की ओर बढ़ रही है और तुरंत आदेश दिया, ओरिस, उसे खत्म कर दो। जिस प्रकार हेक्टर तत्व आत्मा ने उसके आदेशों पर तीव्र प्रतिक्रिया की, उसी प्रकार ओरिस ने भी अपने सम्मानकर्ता स्वामी के आदेशों का पालन किया और तुरंत जमीन पर उतरकर कैद सेलेस को बड़ी चट्टानों के बीच दम घोटने पर मजबूर कर दिया। बूम बूम, अचानक डेमन और हेक्टर को दो विस्फोट की आवाजें सुनाई दी। एक विस्फोट वायु के तेज झोंके के कारण हुआ था, जिससे ओरिस में विस्फोट हो गया, जबकि दूसरा विस्फोट वायु के तेज झोंके के कारण हुआ था, जिससे लकड़ी का घर उड़ गया।
विस्फोट के साथ ही बड़ी चट्टान भी गायब हो गई क्योंकि ओरिस बेहोश हो गया और कुछ समय तक बड़ी चट्टानों से दम घुटने के कारण सेलेस भी बेहोश हो गया। हेक्टर, क्या ये ड्रॉ है? डेमन ने दोनों तात्विक आत्माओं को देखा और कड़वाहट से अपना सिर हिलाया। हाँ, चलो इसे ड्रॉ मान लेते हैं, हेक्टर ने भी अपना सिर हिलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शीघ्र ही उन दोनों ने अपनी मूल आत्माओं को अपनी आत्मिक चेतना में वापस बुला लिया। वैसे डेमन, आपको क्या लगता है कि आप अपनी दूसरी आधिकारिक मौलिक आत्मा के साथ कब अनुबंध करेंगे? हेक्टर डेमन की ओर चला गया और उससे उसके दूसरे आधिकारिक अनुबंध के बारे में पूछा। अजाक्स, हेक्टर, डेमन और जेसन के विपरीत, उनके पास कोई अनौपचारिक तत्व आत्मा नहीं थी। उन्होंने सीधे अपने सपनों के माध्यम से अपने तत्व आत्माओं के साथ एक अनुबंध बनाया। चूंकि वे पहले ही कमांडर क्षेत्र साधक बन चुके थे, इसलिए वे अपने संबंधित तत्व की मौलिक आत्मा के साथ अपना दूसरा आधिकारिक अनुबंध नहीं बना सकते थे। मुझे लगता है कि यह बहुत करीब है, बस कुछ ही दिनों में, डेमन ने उत्साहपूर्वक हेक्टर को उत्तर दिया और आगे कहा, इसके अलावा, हमें जल्द से जल्द बड़े भाई जेसन से मिलना होगा। हाल ही में, संयोग से, मैंने एल्डर बोरोन और बड़े भाई जेसन के बीच बातचीत सुनी कि हमारे इस बड़े भाई ने एक अन्य जीवन तत्व आत्मा के साथ सफलतापूर्वक एक अनुबंध बनाया है। हेक्टर को भी बड़े भाई जेसन को पकड़ने का वही सपना आया और उसने एल्डर और उनके बड़े भाई के बीच बातचीत से जो कुछ सुना था, उसके बारे में बताया। NO12BIN.CO। क्या बड़े भाई जेसन ने इस बारे में कुछ क्यों नहीं कहा? डेमन उलझन में दिख रहा था जब उसने हेक्टर से इस बारे में पूछा। कौन जानता है, हेक्टर ने, मुझे नहीं पता, जैसा इशारा किया और आगे कहा, इसके अलावा, मुझे लगता है कि उसने कुछ अनौपचारिक जीवन तत्व आत्माओं के साथ एक अनुबंध भी किया है। ये बहुत बढ़िया है। मुझे आशा है कि हमसे ये सारी जानकारी छिपाने के पीछे कोई अच्छा कारण होगा। डेमन ने सोचा कि एल्डर बोरोन और बड़े भाई जेसन के पास उन पर कई शर्तें लगाने और जेसन की मौलिक आत्माओं के बारे में सब कुछ न बताने के पीछे कोई अच्छा कारण अवश्य होगा। मुझे भी यही उम्मीद है, हेक्टर ने अपना सिर हिलाया और आगे कहा, वैसे भी, हमें जल्द ही बड़े भाई जेसन से मिलना होगा। हाँ, बीजी भाई कुलीन कमांडर दायरे में प्रवेश करने से केवल एक कदम दूर है। मुझे आश्चर्य है कि एल्डर बोरो केवल उसे प्रशिक्षित क्यों करता है और हमें लकड़ी के घर की रखवाली करने के लिए छोड़ देता है। डेमन इस तथ्य पर हैरान है कि एल्डर बोरोन हमेशा जेसन को प्रशिक्षित करता है और उन्हें लकड़ी के घर में छोड़ देता है। अपने मन में ये प्रश्न लेकर, उसने दूर तक लकड़ी के घर को देखने के लिए देखा। हालांकि वहां कोई लकड़ी का घर नहीं था, इसके बजाय वे सभी जमीन पर टूटी हुई लकड़ियां थीं। लकड़ी का घर कहाँ है? डेमन चिंतित हो गया और धीरे धीरे उसे कुछ क्षण पहले घटित हुई घटनाएं याद आने लगी और वह और भी चिंतित हो गया। हे हेक्टर, मुझे लगता है इस बार हमने गड़बड़ कर दी है। चेहरे पर वही चिंता भरी नजर लाते हुए वह हेक्टर की ओर मुड़ा और बोला। हाँ, क्या हुआ डेमन, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? हेक्टर ने डेमन के चेहरे पर बेचैनी देखी और एक पल सोचने के बाद उसने आगे कहा, चिंता मत करो डेमन, एल्डर बोरोन और बड़े भाई जेसन को कभी पता नहीं चलेगा कि हमने अपने तत्वों की आत्माओं को एक दोस्ताना मुकाबले के लिए बुलाया है। हेक्टर ने डेमन के कंधे पर थपथपाया और उसे चिंता न करने को कहा। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि उन्हें इसके बारे में पता नहीं चलेगा? डेमन ने नष्ट हो चुके लकड़ी के घर की ओर अपनी उंगली दिखाते हुए हेक्टर से कहा। राक्षस राजा का आगमन। अजाक्स ने कुछ समय तक मुख्य दानव जनरल से पूछताछ की और अंततः उसे अपने कुछ प्रश्नों के ज्ञात उत्तर मिल गए। तो, आपके पास अपनी छोटी राक्षस सेना के साथ ज़रोचेस्टर प्रांत पर आक्रमण करने के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। अजाक्स ने मुख्य राक्षस जनरल की ओर देखते हुए पूछा, जो अपनी पूछताछ समाप्त करने के बाद पूर्ण अंधकार के प्रभावों को बमुश्किल सहन कर पा रहा था। NO12BJAN.CO। हाँ, अब कृपया मुझे जाने दो। मुख्य दानव जनरल के शरीर में अब कोई ऊर्जा नहीं थी और वह हकलाते हुए बोला। कुछ समय तक मुख्य दानव जनरल से पूछताछ करने के बाद अजाक्स को ज़ोरोचेस्टर प्रांत पर आक्रमण के 3 मुख्य उद्देश्य पता चले। 1. वे ये जांचना चाहते थे कि गिल्ड मास्टर ने उनके राक्षस राजा के साथ हुई पुरानी लड़ाई में लगी अपनी पुरानी चोटों को ठीक किया है या नहीं। दूसरा, इसका उद्देश्य भाड़े के सैनिकों के शीर्ष 3 कप्तानों को मारना था, तथा अधिक से अधिक भाड़े के सैनिकों को मारना था। और अंतिम कार्य था अपने राक्षस राजा के लिए एक मालिकहीन आयामी दरार का प्रवेश द्वार ढूंढना और उसे आयामी दरार पर दावा करने में मदद करना। न केवल ये जानकारी बल्कि अजाक्स को दानव दुनिया की बुनियादी शक्ति संरचना भी मिल गई, जैसे कि दानव दुनिया पर 6 राक्षस राजाओं में से एक का शासन था और वह अन्य राक्षस राजाओं को अपने सेवकों के रूप में आदेश भी देता था। इसके अलावा, इस आक्रमण प्रक्रिया की शुरुआत 6ठे राक्षस राजा द्वारा राक्षस राजा के नेता की अनुमति प्राप्त करने के बाद की गई थी।
मुक्त करो। छठे दानव राजा की योजनाओं की पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद अजाक्स ने पूर्ण अंधकार कौशल को रद्द कर दिया और मुख्य दानव जनरल को नारकीय दुष्स्वप्नों से मुक्त कर दिया। ओह पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुख्य राक्षस राहत की सांस लेते हुए जमीन पर गिर पड़ा और बिना समय बर्बाद किए उसने अपने अंतरिक्ष वलय से कुछ गोलियां निकाली और उन्हें खा लिया। तो अब आप स्वतंत्र हैं। अजाक्स ने हल्की मुस्कान दिखाते हुए पीछे मुड़कर आयामी दरार के प्रवेश द्वार की ओर कदम बढ़ाया। क्या वह ऐसे ही जा रहा है? मुख्य दानव जनरल को लगा कि कुछ ठीक नहीं है जब उसने देखा कि अजाक्स उसे अकेले जाने दे रहा है। ठीक है, वह अपने साथ अपना सम्मन क्यों नहीं ले जा रहा है? क्या वह अपने सम्मन से मुझे मारने की योजना बना रहा है? अंततः मुख्य दानव सेनापति को कुछ समझ में आया, जैसा कि उसने अपने मन में सोचा था। अन्य दानव जनरलों को मारने के बाद अजाक्स ने उन्हें अपनी आत्मिक चेतना में वापस नहीं बुलाया और उन्हें बाहर ही रहने दिया। चूंकि अजाक्स ने वादा किया था कि वह उसे नहीं मारेगा, लेकिन उसकी मौलिक आत्माओं और अनुबंधित आत्मिक जानवरों का क्या होगा? तुम किसका इंतजार कर रहे हो? चलो चले। अचानक अजाक्स ने चलना बंद कर दिया और अपने बुलावे की ओर मुड़ा तथा उन्हें अपने पीछे आने का आदेश दिया। गर्जन। हाँ, गुरु को बुला रहा हूँ। अजाक्स के आदेश सुनकर तात्विक आत्माओं और अनुबंधित आत्मिक जानवरों ने उसका अनुसरण करने से पहले उसे उत्तर दिया। क्या वह सचमुच मुझे जाने दे रहा है? दानव सेनापति को सचमुच लगा कि कुछ ठीक नहीं है और एक क्षण विचार करने के बाद उसने सोचा, शायद मनुष्य वास्तव में वादों की परवाह करते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब उसने इस वाक्य के बाद के हिस्से के बारे में सोचा तो मुख्य दानव सेनापति को यह अजीब लगा और उसने कहा, जब तक तुम्हारे जैसे इंसान मौजूद हैं, तब तक मेरे जैसे दानव भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा मुझे भविष्य में तुम्हें देखने मत देना। अगली बार जब मैं तुम्हें देखूंगा तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। यद्यपि वह अपने जीवन को किसी भी चीज से अधिक मूल्यवान समझता था, फिर भी मुख्य दानव जनरल उन राक्षसों में से एक था जो थोड़े से भी अपमान का बदला ले लेता था। जब वह कुछ सोच रहा था, अजाक्स ने एक बार फिर चलना बंद कर दिया और मुख्य दानव जनरल की ओर मुड़ गया। वैसे मुझे आपसे एक आखिरी सवाल पूछना है। अजाक्स मुख्य दानव जनरल की ओर बढ़ने लगा और उसने कुछ ऐसा कहा जिससे मुख्य दानव जनरल की भौहें तन गईं। चूंकि आप अपना वादा निभा रहे हैं, इसलिए मैं आपसे एक और प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं। मुख्य दानव जनरल ने मन ही मन सोचा। उसके ऐसा सोचने की एक वजह ये भी थी कि कुछ समय तक पूर्ण अंधकार कौशल से होने वाले दर्द को सहने के बाद वह पूरी तरह से थक चुका था और उसके पास यहां से भागने की ताकत भी नहीं थी। इसलिए जब उससे लगभग यकीन हो गया था कि वह यहां से अपनी जान बचाकर भाग सकता है, तो वह कुछ भी अजीब नहीं करना चाहता था। क्या है? उसने कोई समय बर्बाद नहीं किया क्योंकि उसे लगा कि जितनी जल्दी वह अजाक्स के सवाल का जवाब देगा, उतनी ही जल्दी वह यहां से चला जाएगा। इसलिए उसने सवाल के बारे में पूछा। अच्छा, मुझे लगता है कि तुम्हें जीवित रहने देना कोई गलती नहीं है। अजाक्स ने अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान दिखाई और उसने अपना प्रश्न जारी रखा। तो तुम्हारे 3 उद्देश्यों में से क्या तुम्हें इस बात का कोई अंदाजा है कि उनमें से कितने पूरे हुए हैं? राक्षस सेना के आक्रमण के उद्देश्यों के बारे में जानने के बाद वह ये जानना चाहता था कि प्रत्येक उद्देश्य पर प्रगति कैसी है। वह अंतिम उद्देश्य के बारे में निश्चित था, अर्थात मालिकहीन आयामी दरार का प्रवेश द्वार अभी भी नहीं मिला था और वह अन्य 2 उद्देश्यों के बारे में जानना चाहता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पुराने गिल्ड मास्टर ने छठे दानव राजा के साथ लड़ाई की और कुछ आंतरिक चोटों के साथ ड्रॉ में समाप्त हुआ। अब मैं उसकी चोटों के बारे में भी उत्सुक हूं, यहां तक कि अजाक्स भी पुराने गिल्ड मास्टर की चोटों के बारे में जानना चाहता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उनमें से केवल एक ही पूरा हुआ है और वह ये है कि पुराने गिल्ड मास्टर की चोटें ठीक नहीं हुई हैं और उन्हें अपनी चोटों को पूरी तरह से ठीक करने और अपने चरम रूप में पहुंचने के लिए अभी भी कुछ वर्षों की आवश्यकता है। मुख्य दानव जनरल ने बिना ज्यादा सोचे उत्तर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि वह डेटा देने में कुछ भी गलत नहीं था क्योंकि यह गोपनीय डेटा नहीं था। ओह, यह सुनकर अजाक्स को निराशा हुई लेकिन फिर भी वह ज्यादा कुछ नहीं कर सका और उसने मुख्य दानव जनरल की ओर अपना सिर हिलाया। मालिक, ध्यान रखें। बूम। जब वह मुख्य दानव जनरल की बातें सुन रहा था, तो अजाक्स ने वोल्केनिस की आवाज सुनी और खतरे को भांप लिया। इसलिए उसने मुख्य दानव जनरल को पकड़ लिया और उस स्थान से दूर कूद गया। राक्षस राजा। मुख्य दानव सेनापति ने जब राक्षस को आते देखा तो वह उत्साहित हो गया और मन ही मन कुछ बुदबुदाया। घर का क्या हुआ? डेमन की तरह हेक्टर भी चौंक गया और उसे जल्द ही लकड़ी के घर के विनाश का कारण याद आ गया और उसे बहुत पसीना आने लगा। तुम्हें क्या लगता है अगर एल्डर बोरोन ये देख लेगा तो हमारा क्या होगा? डेमन नष्ट हो चुके लकड़ी के घर की ओर बढ़ा और उसने हेक्टर से इसके बारे में पूछा।
मुझे लगता है कुछ ही क्षणों में हमें पता चल जाएगा कि वह हमारे साथ क्या करने वाला है। हेक्टर ने दूर से देखा और दो परिचित आकृतियों को अपनी और डेमन की ओर आते देखा। ये दो परिचित आकृतियां एक वृद्ध व्यक्ति और एक युवा व्यक्ति की है। वे कोई और नहीं बल्कि एल्डर बोरोन और जेसन थे। एल्डर बोरोन ने जेसन को आगे बढ़ने से रोकने का इशारा किया और वह अकेले ही हेक्टर और डेमन की ओर बढ़ता रहा। एल्डर बोरोन की ओर देखते हुए डेमन चुप हो गया क्योंकि वह नहीं जानता था कि क्या कहना है, क्योंकि वे ही थे जिन्होंने लकड़ी के घर को नष्ट कर दिया था। लगता है तुम दोनों सजा के लिए तैयार हो। हाँ हाँ। जब एल्डर बोरोन ने हेक्टर और डेमन को चुप देखा तो उसने हंसते हुए उनसे कहा। जेसन, जो एल्डर बोरोन और अन्य दो से कुछ दूरी पर था, एल्डर बोरोन की बातें सुनकर चालाकी से मुस्कुराया। डॉट 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 डॉट